हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम एक और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवरेज एंड टॉपिक वाइज कवरेज सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ शेयर कर दी गई है। आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें और पार्टिसिपेट करें। तो आज के सेशन में हमारा जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, और इन सेशन से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो टॉपिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर कवर अप होगा। एक तो आपका विद आंसर की, सेकंड आपका जो प्रीवियस ईयर से रिलेवेंट आपके जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिपीटेटिव नेचर के टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक भी आपके कवर अप होंगे। हमारी बार बार कोशिश रहेगी कि हम उन टॉपिक का डिटेल एनालिसिस हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ करें ताकि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक मल्टीपल रिवीजन भी हो जाए और जहाँ पे फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी याद कराएं। एमसीक्यूज की मदद से आप बहुत सारे ट्रिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को सीख सकते हैं और अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम देख लेते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं 2021 में इकोनॉमिक्स से, हम उसे भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये क्वेश्चन जो है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी एक सेशन में इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस किया था जब हमने इन्फ्लेशन का वर्क किया था। तो इससे आपके टॉपिक का भी रिवीजन होता जा रहा है मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होगी या कौन सी सिचुएशन में कॉस्ट होगी। तो हमारे पास 5 पॉइंटर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन पूछा है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं, फिजिकल स्टिमुलस है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस हैं, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, करेक्ट आंसर पूछा गया है फ्रॉम द गिवन कोड बिलो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है। तो इनको सॉल्व करने से पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पहले मैं 2 स्ट्रैटेजी ऑप्ट करूंगी। एक आपको ले लैंग्वेज में पहले समझाऊंगी ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हम वर्ड्स को रीड करेंगे, वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे, ताकि मैं चाहूंगी कि इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एक प्रॉपर वोकैबुलरी आ जाए ताकि अगर डिटेल आंसर राइटिंग भी हो तो आप उसे अच्छे से अटेंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है ब्रीफ डिस्कशन। ठीक है, तो वर्डिक्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसे एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिवाइड कर लेते हैं अगर हम पार्ट्स में। तो डिमांड को जो पुल कर रहा है ऐसा इन्फ्लेशन। ठीक है, जो डिमांड को पुल कर रहा है ऐसे इन्फ्लेशन की बात करने वाले हैं हम हमारे आज के सेशन में। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हुआ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी डिमांड हो गई, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई, पर्टिकुलर जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई। तो अब जब डिमांड बढ़ी, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड की लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो एग्रीगेट जो डिमांड है वो डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो अब उस डिमांड को मीट करने के लिए क्या किया कंपनी ने। ठीक है, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भाई, इससे इसका क्या रिलेशन है कि भाई जब डिमांड बढ़ गई कंपनी ने ज़्यादा लोग को हायर इसलिए किया ताकि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके, ताकि वो डिमांड को मीट कर पाए। इसीलिए आउटपुट को मीट करने के लिए डिमांड के हिसाब से कंपनी ने कई लोगों को हायर किया। अब कई लोगों को जब हायर किया तो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो बहुत लोगों के पास पॉकेट में पैसे आने लगे। ठीक है, और जब पैसे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड इंक्रीज। यानी ये आपका सेम स्ट्रैटेजी जो है हमारा, ये जो साइकिल है ये होगा, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और कंपनीज जो है वो उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। ठीक है, यानी डिमांड ज़्यादा है, से एग्जांपल में 10, लेकिन आउटपुट या सप्लाई जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या पर्टिकुलर कंपनी है वो कम है। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन आती है डिमांड पुल
इन्फ्लेशन की, ठीक है। ऐसे सिचुएशन जहाँ पे डिमांड जो है उसकी वजह, डिमांड के बढ़ने की वजह से आपके हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, ठीक है। तो क्या है ये सिचुएशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है। सो आई बिलीव आप ये बेसिक टर्म कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्या है, ये आपको क्लियर हो चुका हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। जहाँ पे हमें डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमारी जो है सप्लाई के कंपैरेटिवली, एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा वेट कर लेती है। तो ये बेसिक लैंग्वेज आपने समझा, ठीक है। यानी अब बहुत ज़्यादा पैसे हैं और गुड्स कम है, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। क्या कारण हो सकता, क्या कॉजेस हो सकते हैं डिमांड पुल कि जब भाई कंज्यूमर ये कॉन्फिडेंट हो कि भाई वो स्पेंड कर सकता है और एक इकोनॉमिक अच्छे डायरेक्शन पे जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही डेप्थ ले रहे हो, उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती, भाई डेप्थ लेंगे, लोन लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा शॉपिंग होगी, ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। ज़्यादा डिमांड होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। क्लियर है। एक्सपोर्ट की डिमांड अगर इंक्रीज होती है, मतलब बहुत हमारा जो एक्सपोर्ट यानी इंडिया के जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वो बाहर जाना लगते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, करेंसी अंडर वैल्यूड होने लगेगी, ठीक है। और क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंड करने लगेगी, तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा स्पेंडिंग करने लगती है तो क्या होता है, प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे जो है कॉजेस हैं हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज हो जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ना फिलिप्स कर्व से भी कोरिलेशन है। जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन मैं दूंगी, हम फिलिप्स कर्व को हमारे जो इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन है ना वहाँ पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको 2-3 प्लेलिस्ट तो डेफिनेटली, अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या आपको इकोनॉमिक्स में अच्छी कमांड करनी है, तो एक तो एमसीक्यूज का हमारा जो है प्लेलिस्ट और दूसरा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का, वो आपको डेफिनेटली देखने हैं, ठीक है। हम टाइम टू टाइम वहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अपलोड करते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो फिलिप कर्व के थ्रू भी शो होती है, जहाँ पे जो है ना डिमांड जो है बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, यानी अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ना यानी अदर लैंग्वेज में अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होना, ठीक है। बट उसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। कई बार ना ये जो वर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज या अनएम्प्लॉयमेंट फॉल, ऐसे वर्ड से खेलते हैं एग्जामिनर, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो अभी और आगे बढ़ने से पहले हम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट कर सकें कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन हैं जो इंडियन इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन ला रही है या उसे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सॉरी ये मनी मल्टीप्लायर है, इट्स नॉट अ मनी मल्टीप्लायर, पीडीएफ रिवाइज होके आ जाएगा आपको, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। पहला एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी से है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है हमारी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एक्सपेंशनरी यानी एक्सपेंड करने का, यानी दो तरीके की हमारी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। आई बिलीव ये आपको बेसिक एक हो आइडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो होती है, ये हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंड यानी वहाँ पे चाहे हमारे अगर मॉनेटरी पॉलिसी हो, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप लेती है, और फिजिकल यानी जहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का और उसके इनफ्लो से कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जहाँ एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। हमारे जो इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में चीज़ों को रिड्यूस किया जाएगा ताकि आउटफ्लो ज़्यादा हो, ठीक है। क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंड ज़्यादा कर सके, बहुत ज़्यादा बाहर मार्केट में मनी को फ्लो करा सके, ठीक है। अब मार्केट में पैसे ज़्यादा होंगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी जो है मार्केट में वो ज़्यादा कर दी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होने लगती है, टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाता है ना। तो ये हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। डिपेंड करता है कौन सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम देखेंगे, चाहे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिजिकल पॉलिसी हो, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यानी जहाँ पे हमें मनी सप्लाई
बढ़ता हुआ नजर आए मार्केट में। तो मनी सप्लाई, जब पैसे मार्केट में ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, है ना। और वाइस वर्सा, आपको जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट को डिस्कस किया है कि जब पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, फिर कंपनी हायर करेगी लोगों को और आउटपुट बढ़ेगा, तो ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। अगर आप देख सकते हो तो ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, ताकि आप अपना डिसीजन मेकिंग ले सकें कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है, ये भी एक हमारा इकोनॉमिकल टर्म है, फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस क्या है, ये भी एक तरीके का जो टूल है वो हमारे गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जो है बैलेंस कर सके, ठीक है। तो फिजिकल स्टिमुलस एक तरीके का पैकेज जो है हमारी गवर्नमेंट देती है ताकि जो ओवरऑल डिमांड हो किसी भी मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज की, ठीक है, और उसको क्रिएट करने के लिए वो टैक्सेस को रिड्यूस कर दिए, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती चली जाती है, ठीक है। तो फिजिकल स्टिमुलस में हमें क्या देखने को मिलता है कि फिजिकल, अब आपने दो चीज़ को याद रखना है माइंड में, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, ये आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी जो फिजिकल स्टिमुलस की बात हो रही है, ये सरकार का एक टूल है जहाँ पे वो अपने टैक्सेस को रिड्यूस करती है और अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है ताकि एट एंड जो है हमारा जो मनी फ्लो है वो इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल स्टिमुलेंट है, ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी का ही पार्ट है जो कि हमारी गवर्नमेंट का है और इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है। चाहे वो टैक्स रिबेट दे दे, यानी टैक्सेस को रिड्यूस करने के तरीके दे, डिफरेंट इंसेंटिव्स इशू करे, है ना। उसके बाद क्या है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब क्रिएट करे, है ना। सो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करे। तो हमने दोनों टर्म को समझे। सबसे पहला हमने समझा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये भी दो तरीके की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है। तो एक्सपेंशनरी जब पॉलिसी आती है तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है या टैक्सेस को घटा देती है, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तब क्या होगा, मनी सप्लाई, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है हमारे इंडिया की आरबीआई, वो मनी सप्लाई को बढ़ाती है इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो हमने ये दोनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक्सपेंशनरी में दोनों, मॉनेटरी एंड फिजिकल, और फिजिकल स्टिमुलस को, जो कि एक तरीके का हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ठीक है। तो एक तरीके का ये पार्ट नंबर 1 का ही पार्ट हुआ। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, क्या मतलब होता है। तो इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या है, ये वो वेजेस हैं जो इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन से लिंक्ड किए जाते हैं वेजेस को, ठीक है। यानी कि जो वेज है वो इन्फ्लेशन अगर चेंज हो रहा है तो वेजेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको इंडेक्स किया गया है किससे, वेज को, ठीक है। हमने ये दोनों देख लिया, इसमें आपने फिजिकल एंड मॉनेटरी दोनों की लैंग्वेज को कवर अप करना है, यानी गवर्नमेंट एंड आरबीआई, ठीक है। बट जस्ट फॉर अ हिंट आई एम राइटिंग, ओके। सेकेंड हमारा फिजिकल स्टिमुलस है, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको ना इस पे अच्छे खासे कंटेंट चाहिए और डिटेल डिस्कशन चाहिए तो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ पे ना हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टिमुलस क्या होगा, ये हमारे गवर्नमेंट की जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम क्या देख रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स किया गया है वेजेस को, ठीक है। यानी कि जो वेजेस है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो है वो रिड्यूस कर रही है इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑन वेजेस, ठीक है। मानिए एक वर्कर है, उसको 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन 5% इंक्रीज हो गया इकोनॉमी में, ठीक है। तो लेबर, अगर वर्कर का वेज देखा जाए तो वो 105 हो गया, ठीक है। तो चेंज जो आ रहा है वेज में 100 से 105 रुपये, है ना। तो ये जो है जीरो हो गया ना, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन ही 5% बढ़ा था, है ना। तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा परचेजिंग पावर वेजेस का, तो इट्स नॉट गोइंग टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द परचेजिंग पावर वर्कर,
क्यों? क्योंकि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतना वेजेस बढ़ गया, तो उनकी परचेजिंग पावर पे कोई चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। तो जब परचेजिंग पावर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि वेज को लिंक हो गया इन्फ्लेशन से, तो क्या होगा, ये हमें कहाँ से दिखाएगा डिमांड पुल? बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि 5% इन्फ्लेशन बढ़ा है तो 5% उनकी वेज बढ़ी है, तो थोड़ी नहीं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो वो डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इस वजह से हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 आपका एक तरीके से हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो चुकी हो। नेक्स्ट चलते हैं हायर परचेजिंग पावर। अब हायर परचेजिंग पावर आपको खुद फील हो रहा होगा यार, ये तो है कैसे? जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, ठीक है, जब परचेजिंग पावर बढ़ता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाती है ना, डिमांड पुल हो जाती है, और इससे हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन को नहीं था। थर्ड है, सॉरी फिफ्थ है, मैं फोर्थ के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लेट्स से वर्ड। फिफ्थ आपका जो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। खुद सोचना, अगर मानिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया तो हमारे बैंक्स के पास क्या होगा? पैसे कम होंगे। पैसे कम होंगे तो वो मार्केट में पैसे कम देंगे। मार्केट में पैसे अगर कम दिए तो पब्लिक के पास पैसे कम होंगे, और पब्लिक के पास पैसे कम हुए तो शॉपिंग थोड़ी नहीं करने जाएंगे, डिमांड भी फॉल होगी। समझ में आ रहा है? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा, बट आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो। मैं चाहती हूँ ना, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे याद नहीं करो, सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक बार विद इन 24 आवर्स में आपने रिवीजन कर लेना है, और पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो एक बार आपने जो है पीडीएफ में ना, कई बार हम और कुछ वैल्यू एडेड नोट्स भी डाल देते हैं और स्पेसेस भी छोड़ देते हैं, ताकि वो पीडीएफ का आप मल्टीपल यूज़ कर सकें और अपने वैल्यू एडेड नोट्स जो आपके व्यू पॉइंट में आप उसे ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। आई बिलीव आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो चुके हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है हमारा। रीडिंग, आई थिंक यू कैन डू इट। और अगर कोई डाउट होता है ना रीडिंग में, बिकॉज मैं अननेसेसरी वीडियोस को एनलार्ज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, आप रीडिंग करो, कोई डाउट होता है तो जस्ट शूट क्वेरीज। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, फिर से देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एन इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? तो एक्सपेंशन की वजह से हो रहा था, तो वन राइट है। फिजिकल स्टिमुलस एक तरीके से एक्सपेंशनरी पॉलिसी का ही पार्ट है, तो ये भी करेक्ट है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन से इंडेक्स जो है नहीं हो रहा हमारा, जो है इसकी वजह से डिमांड नहीं पुल हो रही, तो ये रॉन्ग है। हायर परचेजिंग पावर, यस करेक्ट। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, रॉन्ग। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पॉइंट नंबर 3 क्लियर नहीं होगा एग्जाम में, तो कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट को 1 मे बी 2 एंड पॉइंट नंबर 4 एंड 5 क्लियर होगा, तो 1 2 एंड 4 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो तीनों में 5 है। आप ये देख सकते हो, इन तीनों ऑप्शन में 5 है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ए हो जाएगा। इसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसीलिए कोई भी पॉइंट है ना जिसको समझा रही हूँ, उसे फॉर ग्रांटेड मत लेना। आपको नहीं पता वो कब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक एलिमिनेशन का पार्ट बन जाए। क्लियर? सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अलॉन्ग विद टॉपिक एंड सम ब्रीफ आइडियाज। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से कमांड करना है और आपको अच्छी नॉलेज गेन करनी है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और एक्टिवली जो है सेशंस को कवर अप करके विद इन 24 आवर्स, बस एक यही रिक्वेस्ट है, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिवीजन करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक का या पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर? तो चलिए हम इस क्विकली हमारे डिस्कशन को इंग्लिश मोड में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे कुछ जो लिसनर हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है उनको हम सपोर्ट कर सकें। ठीक है, सो टुडे वी हैव डीलिंग विद द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, but these questions can be commonly asked in other exams. So let's together, before going ahead and solving the question, let's understand the basic concept. PDF will be shared for the purpose of your extra notes, and we will also add some extra note into it, so that it will give you value addition to your knowledge. Clear? So well, it is very important to understand what is demand pull inflation. So it is a situation when because of demand there is an inflation. How that can be possible? We can see that suppose demand is increasing, so to meet the increase in demand, the company started providing employment. Okay, so they are increasing the employment, they are going to hire more and more people,
Why they are hiring more people? It's just because the demand is high. To meet those demand, to produce more output, they need more people. Okay, so that's why the employment is increasing, to prepare that much of the output, to produce that much of the output. So when there is a more employment, people have, a lot of people have a more money in their pockets. So if they have a more money in their hands, they will use that money, and they again create more demand. So we can see that a situation may arise that that demand is more higher than the company able to provide the output. So this is on the viewpoint of company, it can be on the like economy wise. Okay, so this is a situation where because of demand pull there is an inflation. Yeah, so this is a basic idea about the demand pull inflation. So let's discuss these 5 points so that you can easily solve this MCQ. Okay, so first word is an expansionary policy. Expansionary. Okay, so expanding, it's about the expansionary. It can be of two type. The policy can be of two type: monetary or physical policy. So when we talk about the monetary policy, the role of RBI comes into the picture, and when we talk about the physical policy, the government expenditures and saving is coming to the picture. I believe you know this particular meaning, and if you don't, we keep on covering a lot of topic wise on our economic playlist. I request you just keep watching that, so that we can gain a good knowledge on the economics. Okay, so expansionary means if we talk about the monetary language, what the RBI is, if RBI is opting a monetary policy, there is a more money in the market. Okay, there is more money in the market. Expansionary policy, we can see because of monetary policy there is more money in the economy. If there is a more money in the economy, people will buy more. If they buy more, there is increase in demand, and when the demand will increase, we see the inflation. So this is the role by RBI. Okay, RBI. So when we talk about the physical policy, so when government increase their expenditure, okay, when government increase their expenditure or they reduce the taxes. So when they increase the expenditure, obviously people, there is a lot of product available and people have a lot of money, there is an increase in demand of the product, so brings to the picture of inflation. When taxes reduce, so people left with more income, disposable income in their hands, and they can spend more into the market, they can buy more, and when they buy more, there is a more demand, and there's a more demand, there's an inflation. Okay, so it can be monetary, it can be physical. Okay, so I hope you understand the first point, expansionary policy. The second is a physical stimulus. It is a part of the expansionary policy. Okay, so it is the part of the expansionary policy of physical nature, that is of the government. Okay, so it physical stimulus, because you don't memorize, it's a physical. We have monetary and physical policy. So physical stimulus means it's a part of expansionary policy of the government, and it is being used by the government. Either they provide some tax rebate or that kind of reducing the tax. Okay, so that create more demand into the economy, create a job into the economy, and leads to the demand pull inflation. Okay. Next is inflation indexing wages. So inflation indexing wages is where the wages are indexed in parallel to the inflation. That means suppose an inflation is increased by 5% and the wage rate of the employee or a worker increased by 5%, that is from 100 to 105. So it's not going to impact the purchasing power of the worker. Why? Because the inflation is by 5% and their wage is also by 5%. So it's not increasing their purchasing power. So definitely it's not going to create an extra demand from their end. Clear? Next, higher purchasing power. Okay, so when the higher purchasing power, people have more money in their hands, they demand more, they buy more, and leads to the inflation. Okay. Next, rising interest rate. Do you think when the interest rate rise, there is a lot of money in the market? No. When the interest rate rise, bank have less money in their hands. If they have a less money in their hands, they provide less money to the public. That means they provide less loan. Okay, when they provide a less loan or less money to the public left with less money in their hands, and they buy less, that means a demand less. So it's not creating any inflation situation. Yeah, so I hope you're able to understand all these 5 points. So now let's jump to the solution and together solve this question. And this PDF will be shared with you. It's my suggestion, just go or read
revise within 24 hours, and it's, if any doubt, just shoot your queries. Okay, so first is, with reference to an Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? So by which of the following there is a demand pull inflation? Expansionary policy, do you think it create a demand pull inflation? Yes. How? Because they provide more money into the economy. Expanding, they are expanding. है ना? Physical stimulus, yes, because it is one of these expansionary policies. So yes, they are also going to create a demand pull inflation or increase the demand pull inflation. Next, third is inflation indexing wages. So do you think it create a inflation? No. How? Because wages are parallel to the inflation. That means if the inflation increase 5%, wages will increase 5%. So it's not creating any extra demand. There is no increase in purchasing power of the worker. So that's why it's not going to create any extra demand or a demand pull inflation. Okay? Fourth is higher purchasing power. Definitely, if the people have a higher purchasing power, they buy more, they have a more money at their own disposal. So it's obviously going to create more demand and leads to a inflation. Last, fifth one is rising interest rate. We already discussed when the interest rate are rising, the banks left with less money. They provide less money to the public. When public are with the less money, they spend less and demand will reduce. It's not going to create inflation. Okay. Most of the students might not get a link or idea with the point number 3. So what you have to do in that case, if you know the point number 1, 2, 4 and 5 confidently, you can do the elimination, because you confidently know that point number 5 is not going to create any kind of demand pull inflation. So these 3 ads have a 5 as in common. So you can simply eliminate and your answer will be A. That's why my humble request is to understand each and every point. You don't know at which stage, at which point you need these points to eliminate your options and get to the right result. Let your dream be a reality. Do not compromise your preparation. Let me help you in the economics learning. Keep working hard, keep revising within 24 hours and stay connected. Take care. Bye-bye and Jai Hind.